नमस्कार दोस्तों, नंदिनी एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने अपनी मेहनत के दम पर शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। नंदिनी अपने कॉलेज की सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। वह हर विषय में अव्वल थी और हर प्रतियोगिता में सबसे आगे रहती थी। नंदिनी के पास दोस्तों का एक छोटा सा समूह था जिसमें पायल उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। पायल भी उतनी ही होशियार थी, लेकिन उसमें थोड़ी चालाकी थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। अर्जुन कॉलेज का सबसे चहेता लड़का था। वह पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और लोकप्रियता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह खेलों में माहिर था और कॉलेज के हर सामाजिक आयोजन में उसकी मौजूदगी होती थी। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, लेकिन अर्जुन का दिल किसी और पर आना बाकी था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि एक दिन नंदिनी और अर्जुन एक प्रोजेक्ट के दौरान साथ नहीं आए। नंदिनी और अर्जुन ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। अर्जुन को नंदिनी का गहन ज्ञान और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, जबकि नंदिनी को अर्जुन की सादगी और उसे हर स्थिति में हल्के फुल्के अंदाज में लेने की आदत अच्छी लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी जो जल्द ही और गहरी हो गई। अर्जुन और नंदिनी की दोस्ती कॉलेज के आखिरी दिनों में और मजबूत हो गई। पायल, जो हमेशा से नंदिनी की सबसे करीबी दोस्त थी, अर्जुन के साथ नंदिनी की बढ़ती नजदीकियों से थोड़ी असुरक्षित महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने अपने मन में यह बात छुपाए रखी। कॉलेज के आखिरी दिनों में अर्जुन ने नंदिनी से अपने दिल की बात कही। उसने कबूल किया कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसके साथ भविष्य बनाना चाहता है। नंदिनी भी अर्जुन के लिए खास महसूस करती थी, लेकिन उसने यह फैसला जल्दबाजी में न लेने का सोचा। आखिरकार कुछ महीने बाद नंदिनी ने भी अर्जुन को अपनी मंजूरी दे दी। शादी के कुछ साल बाद अर्जुन और नंदिनी ने अपने अपने करियर को स्थिर कर लिया। अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन गया और नंदिनी एक बड़ी रिसर्च फर्म में काम करने लगी। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, लेकिन धीरे धीरे एक नई चुनौती ने दस्तक दी, मां बनने की चाह। अर्जुन और नंदिनी ने परिवार बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कई महीनों की कोशिश के बाद भी नंदिनी गर्भवती नहीं हो पाई। परेशान होकर उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली। डॉक्टरों की जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि नंदिनी के मां बनने की संभावनाएं बेहद कम थीं। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने नंदिनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह अर्जुन के लिए अधूरी है। पायल, जो अब भी नंदिनी की करीबी दोस्त थी, इस स्थिति में अक्सर नंदिनी के साथ होती थी। वह उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को महसूस होने लगा कि पायल और अर्जुन के बीच कुछ अजीब चल रहा है। नंदिनी ने अपने भीतर छुपी हुई बेचैनी और शक को नकारा, लेकिन धीरे धीरे उसे अर्जुन के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह अब उतना समय नंदिनी के साथ नहीं बिताता था और अक्सर देर रात तक बाहर रहता था। अर्जुन के फोन पर कई बार उसे पायल के संदेश दिखाई देते, जिन्हें देखकर नंदिनी के मन में संदेह का बीज और गहरा होता गया। एक दिन नंदिनी ने अर्जुन के फोन की जांच की और उसे पता चला कि अर्जुन और पायल के बीच कई महीनों से बातें चल रही थीं। नंदिनी ने अर्जुन से सीधा सवाल किया, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ टाल दिया और कहा कि यह सिर्फ काम की बातें थीं। लेकिन नंदिनी का शक अब हकीकत बनने लगा था। उसने एक दिन पायल का पीछा किया और जो देखा, उसने उसकी जिंदगी को पलटकर रख दिया। अर्जुन और पायल एक जगह पर मिले थे और दोनों के बीच ऐसा व्यवहार था जिसे देखकर नंदिनी के दिल में जख्म गहरा हो गया। यह वही पायल थी जिसे नंदिनी ने अपनी सबसे बड़ी दोस्त माना था, और वही अर्जुन जो उसकी जिंदगी का प्यार था। नंदिनी अब अर्जुन और पायल के रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत किया और दोनों का सामना किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका और पायल की दोस्ती सिर्फ एक साधारण गलती नहीं था, बल्कि कई महीनों से दोनों के बीच गहरे रिश्ते थे। नंदिनी के लिए यह जानना सबसे बड़ा आघात था। अर्जुन ने यह भी कबूल किया कि पायल उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। नंदिनी का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय इस धोखे के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया।
उसे यह बात अब समझ में आने लगी कि उसकी गर्भावस्था न होने की बात भी शायद एक साजिश का हिस्सा थी। नंदिनी ने दूसरी बार अपने मेडिकल टेस्ट करवाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अर्जुन के डॉक्टर से नहीं बल्कि एक दूसरी जगह से टेस्ट कराए। रिपोर्ट आने पर नंदिनी को पता चला कि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी और मां बन सकती थी। यह सुनकर नंदिनी को गहरा झटका लगा। उसने तुरंत अपनी पिछली रिपोर्ट्स को जांचा और पाया कि अर्जुन और पायल ने मिलकर उसके साथ साजिश रची थी। उन्होंने डॉक्टर को पैसों से खरीद लिया था ताकि नंदिनी को यह यकीन दिलाया जा सके कि वह कभी मां नहीं बन सकती। अब नंदिनी पूरी सच्चाई जान चुकी थी। उसने अर्जुन और पायल से हर रिश्ता खत्म कर दिया। अर्जुन ने माफी मांगी लेकिन नंदिनी ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी खुद तय करेगी। नंदिनी ने अर्जुन से तलाक ले लिया और एक नई शुरुआत की। कुछ महीने बाद नंदिनी ने एक बच्चे को गोद लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। वह अब एक सफल महिला थी जिसने अपनी जिंदगी को धोखे और दर्द से ऊपर उठाया था। अर्जुन और पायल की जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल गया था। पायल ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन अर्जुन के साथ उसके रिश्ते में दरारें आ चुकी थीं। अंत में नंदिनी ने यह साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास होता है। धोखे और झूठ के बावजूद उसने अपनी जिंदगी को खुद के दम पर फिर से संजोया और एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से आने वाली आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था, फिर वह दरवाजा सुबह ही खुलता था। जब मेरी पत्नी माही कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। जब मैं पूछता तो वह कोई जवाब न देती, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे बेजान पैरों पर नजर डालती। एक दिन दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई और जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। उस कमरे का एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। जब आवाजें उसके कमरे से आती थीं, वह सुनकर मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि आज मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थीं। मैंने कमरे के कीहोल से झांककर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उससे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि सामने तो मेरा ही मैं एक बहुत ही अमीर 30 साल का नौजवान था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माही मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नजर माही पर पड़ी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन माही की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में जाऊं। मैंने उनसे माही के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ ही महीने पहले हमारे ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की जरूरत है। अगर आप माही से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या ऐतराज हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं जिंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आजादी से खुलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। माही को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी।
मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा। जब मैंने उससे कहा मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं, मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, तो उसने कहा मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई। मैंने अगले ही दिन माही से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यह किया, क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन जब मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और कहा कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। उसने वह चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर मारा। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे आदमी से कहां बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से माही की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वह भी माही को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और माही को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे जिंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया, मिस माही, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आएं। वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। माही मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने कहा, माही, आप अपने फैसले पर आजाद है। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। उसकी नजरें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने माही को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वह मेरे सामने बेबस बैठी थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी, मगर मैं नहीं जानता था कि माही किस आफत का नाम है। मैंने बड़ी खुशी से माही के साइन किए हुए शादी के पेपर्स उठाए और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के कमरे में तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्यवाही पूरी की थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। मैंने कहा, माही, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। उसने पलटकर मुझे देखा और कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए मुझे मेरे बाप के पास जाने दो। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की जरूरत है, तुम्हारी नहीं, और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। यह कहकर मैं उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी, कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। खैर, यह शादी माही के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। माही का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
माही का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था, मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था। धीरे धीरे जितना मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बनाई थी। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो माही को पसंद कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया, तुम मुझे तलाक कब दोगे? क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। मैंने कहा, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था और इसका नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ माही भी वहां मौजूद थी। उसी समय मैंने अपने पापा के सामने माही को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंच गया था मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं माही के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी, उसका रवैया भी बदल चुका था। लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद वह मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह सामने वाले कमरे में थी लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। उस समय मेरा जी बेहद घबराने लगा था। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में माही ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज आता था। जो भी जरूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वह चला जाता था। वह काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वह कहने लगा, हाँ मैं आज। वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। माही भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइलें मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है। मैंने कहा, माही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था, तो फिर आज क्यों? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। माही अगले ही पल रोने लगी। वह मैनेजर कहने लगा, माही मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था लेकिन वहां मुझे किसी ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहां से छूटकर वापस आया तो माही ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया मैंने और माही ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने माही से अपने हर गलत रवैये की माफी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज्यादा होती है। उसने मुझे माफ कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मेरी शादी अभी कुछ समय पहले ही एक गांव में हुई थी। मेरे पति को नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाना पड़ा। हमारे घर में केवल मेरे पति और ससुर जी रहते हैं। मेरी सास का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मेरे घर में मन नहीं लगता था और मैंने अपने ससुर के साथ धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया। ससुर भी सासू माँ के चले जाने के बाद अकेले थे।
अब हम दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जा चुका था। एक दिन हमारे पड़ोसी मोहन ने सब कुछ देख लिया। अब मोहन ने मुझे डराना शुरू कर दिया और कहने लगा कि गांव में सबको बता देगा। एक दिन मोहन मुझे कमरे में ले गया और फिर लगातार मेरे साथ। मेरा मन आज बेचैन था क्योंकि मेरे पति रवि ने सुबह सुबह ही विदाई दी थी। नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर प्रदेश जा रहा था। मेरी शादी को मुश्किल से 4 साल हुए थे, लेकिन अब हालात ऐसे बने कि रवि को बाहर काम करने जाना पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं खुद को मजबूती से संभाल रही थी। मुझे पता था कि रवि का बाहर जाना ही हमारे बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। रवि के जाने के बाद मैंने हमारे घर के सन्नाटे को महसूस किया। घर के काम करने के बाद भी मेरा मन नहीं लगता था। दिन भर घर की चारदीवारी में अकेले रहना मेरी आदत में नहीं था। मेरे ससुर घर पर होते थे, लेकिन वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और दिन भर चुपचाप रहते। उनके साथ ज्यादा बातें करना भी मेरे लिए सहज नहीं था। लेकिन अकेलेपन ने मुझे इतना घेर लिया था कि मेरे मन को काबू नहीं कर सकती थी। अब मेरे मन में विचार आने लगा कि मुझे अपने ससुर को मेरे अकेलेपन का साथी बनाया जाए। एक दिन मुझे उदास देखकर मेरे ससुर ने पूछा कि बहू, तुम उदास क्यों हो? मैंने मेरे ससुर जी को कहा कि मेरा घर में मन नहीं लगता। धीरे धीरे मेरे ससुर और मेरे बीच बातें होने लगी। मेरे ससुर मेरी देखभाल करते और मुझे अकेलेपन का एहसास न होने देने की कोशिश करते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अंधेरे में मेरे ससुर जी का पैर फिसल गया और वह गिर गए। ससुर जी के पैर में मोच आ गई। मैंने ससुर जी को कहा कि मैं मालिश कर देती हूँ। ससुर जी के मना करने पर भी मैंने ससुर जी के पैर पर मालिश करने लगी। मैंने देखा कि ससुर जी मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर जो खुद भी अकेलेपन का सामना कर रहे थे। मेरे ससुर ने कहा, बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरा दर्द तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब मेरे ससुर मेरे साथ समय बिताने लगे। हम दोनों अक्सर साथ में बैठकर बातें करते और यही बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान था, लेकिन कभी कभी यह सीमा के पार भी जाने लगा। मेरी और ससुर जी की यह नजदीकी हमारी भावनाओं को आराम तो दे रही थी, पर मेरे के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी खटास भी थी। मुझे कभी कभी लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन अकेलेपन के बीच ससुर के साथ की आदत मुझे धीरे धीरे इस सोच से दूर ले जाती। मेरा ससुर भी मेरा ध्यान रखकर सभी जरूरतों का ख्याल रखते, जिससे मुझे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता दोस्ती से भी आगे बढ़ गया। हालांकि यह रिश्ता हम दोनों के लिए मानसिक और भावनात्मक सहारा बन चुका था, पर मेरे अंदर से अपराध बोध भी घिरने लगा था। इसी बीच पड़ोस का एक लड़का मोहन, जो अक्सर हमारे घर आता जाता था, एक दिन मैं और मेरे ससुर अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी मोहन वहां आ गया और छुपकर हमारी बातें सुनने लगा। मोहन अब हमारे बारे में सब जान चुका था। वह इस बात का फायदा उठाना चाहता था। एक दिन मेरे ससुर जी बाहर गए हुए थे। तभी मोहन हमारे घर आ गया और मुझसे कहने लगा कि वह हमारे बारे में जानता है। वह मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में था। शुरुआत में मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी हरकतों से मुझे असहज करने लगा। वह मेरे करीब आने के बहाने ढूंढने लगा और मेरी कमजोर भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाकर मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता। एक दिन मोहन ने मुझे अकेला पाकर हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे डांटकर दूर कर दिया, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं पाई। मुझे लगा कि अगर उसने यह बात किसी से कही तो मेरी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। अब मुझे डर लगने लगा था। एक तरफ ससुर के साथ मेरी बढ़ती नजदीकी और दूसरी तरफ मोहन की बुरी नीयत। अब मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई थी। रवि के बिना यह सब झेलना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। रातों को मैं सो नहीं पाती, मन में लगातार घबराहट और बेचैनी बनी रहती। मैं चाहकर भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। इस बीच रवि जब घर आया तो रवि ने देखा कि मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आया। रवि को मैं पहले जैसी नहीं लग रही थी। रवि ने मेरी आंखों में छुपा हुआ दर्द देख लिया था। रवि ने मुझसे कई बार पूछा, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती। एक दिन रवि ने पड़ोस के लोगों से कुछ बातें सुनी।
जो मेरे और मोहन के बारे में थी। उसके मन में शक की लहर उठी। अब रवि सारी बातें नोट करने लगा। तभी एक दिन रवि ने कहा कि वह खेत में काम करने जा रहा है। उस दिन मोहन हमारे घर आ गया और मुझे परेशान करने लगा। अब सच रवि के सामने आ गया था। रवि ने मुझसे आकर पूछा तो मैं डर गई और कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन रवि के मुझे विश्वास दिलाया कि मैंने जो कुछ भी किया है वह मुझे माफ कर देगा। मैंने हिम्मत से काम लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। ससुर जी के साथ मेरी भावनात्मक नजदीकी और मोहन की हरकतें सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने इतनी तकलीफें अकेले झेली और उसने कभी कुछ नहीं कहा। रवि ने खुद को शांत किया और मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आती है। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ऐसा कुछ नहीं किया। रवि ने धीरे धीरे मुझे इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाला। उसने ससुर जी से भी इस बारे में बात की और समझाया कि उन्हें मुझे को मानसिक और भावनात्मक आजादी देनी होगी। साथ ही रवि ने मोहन से सख्ती से निपटा ताकि वह दोबारा मेरे पास पटकने की हिम्मत न कर सके। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। रवि के साथ मेरी भावनात्मक दूरी भी खत्म होने लगी। मैं अपनी पुरानी गलतियों से उबरकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गई। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार थी। रवि ने भी अपने जीवन साथी की मजबूरियों को समझा और उनके रिश्ते में फिर से विश्वास और प्रेम की नींव रखी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वायरल स्टोरी 76 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।